नमस्कार। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम आज की क्लास की। और आज की क्लास आपको पता है हम जो है वो कर रहे हैं सीटेट की प्रिपरेशन। और सीटेट के साथ साथ अगर आप एचपीपीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तब भी आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है, क्योंकि हम बात करते हैं जीके और एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो कि एसएसटी और जीके दोनों के क्वेश्चंस रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। एक तरह से दो तीन क्वेश्चन करंट अफेयर के भी साथ में रहेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है एक तरह से पीवाईक्यू है, इसलिए भी आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरी जितनी भी क्लासेस हैं पीछे की, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज उनको भी जाकर जरूर देखिए, क्योंकि उनमें भी मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो प्लीज चैनल पर विजिट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस जो है वो कैसी लगती हैं, और क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करें ताकि ये क्वेश्चंस जो हैं, ये वीडियोस जो हैं उनकी भी हेल्प कर सके। चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आप सीटेट और एचपीटीजीटी कमीशन के अलावा किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं एक तरह से एसएसटी के हैं और एक तरह से जीके के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी विद रोज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे भारत के, वो कौन थे? ये जो नोबेल पुरस्कार है, ये सबसे पहले भारत में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार जो था ये मिला था? तो नोबेल पुरस्कार भारत में जो सबसे पहला मिला था, ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और अगर आपसे ईयर पूछा जाता है कि कौन से ईयर में ये प्राइज उनको मिला था, तो ये मिला था 1913 में। ठीक है, 1913 में उनको ये प्राइज मिला था। और इनको ये मिला था गीतांजलि के लिए, उनकी जो रचना है गीतांजलि, उसके लिए उनको ये नोबेल पुरस्कार जो था ये दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले ये भारतीय थे जिनको सबसे पहले ये भारत के व्यक्ति थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार जो था ये मिला था। ठीक है, अब ये था कि ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर, आपको पता ही है, इनके द्वारा जो राष्ट्रीय गान है हमारा जनगण मन, उसकी रचना भी की गई है। और साथ में बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, उसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। जैसे कि भारत के राष्ट्रीय गान का नाम है जनगण मन, वहां के राष्ट्रीय गान का नाम है अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो उसकी रचना भी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही की गई है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इनको जो अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसके नरसंहार को देखते हुए इन्होंने इस उपाधि को उन्हें वापस लौटा दिया था, इस उपाधि को इन्होंने त्याग दिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड, ये आपने पढ़ लेने हैं और याद रख लेने हैं। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछा भी जाता है। हम तो बात कर रहे हैं सी टेट की, अगर बात करें एसपी टेट की, तो उसमें तो बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। उस दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, इनसे एक रिलेटेड और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि ऐसे कौन व्यक्ति थे जो दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी से मिलने गए थे?
जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो वहां पर उनके साथ मिलने गए थे? तो ये ही व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो दक्षिण अफ्रीका भी महात्मा गांधी जी से मिलने गए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। और गोपाल कृष्ण गोखले का नाम वहां पर भी आता है जहां पर जब कांग्रेस जो थी वो दो गुटों में बट गई थी, यानी कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था सूरत अधिवेशन 1907 के बाद। तो कांग्रेस जो थी आपको पता है दो दलों में विभाजित हो गई थी, एक था गरम दल और एक था नरम दल। जो गरम दल था उसके जो मुख्य नेता थे वो थे लाल बाल पाल, और जो नरम दल था उसके मुख्य नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले का नाम जो आता है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। ये नरम दल के एक अध्यक्ष नेता के रूप में आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, और ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति जो हैं वो कौन बने हैं। ठीक है, तो आपको पता है श्री जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, जिनके द्वारा जो था किसी कारण की वजह से उनका उनका जो इस्तीफा था उन्होंने दे दिया था। अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो जिसमें जो है वो हमारे नए राष्ट्रपति बने हैं सीपी राधा कृष्णन। कौन बने हैं? सीपी राधा कृष्णन। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सीपी राधा कृष्णन है इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधा कृष्णन। ठीक है, चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधा कृष्णन इनका पूरा नाम है। और ये पहले जो थे ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, और ये भारत के 15th नंबर के ये उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग जो था 15 मार्च 1950 को बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? 15 मार्च 1950 को, जिसको कि 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, पहले इसका नाम योजना आयोग रखा गया था 1950 से लेकर, लेकिन 2015 में 1 जनवरी 2015 में इसका नाम नीति आयोग जो था योजना आयोग से बदलकर इसका नाम नीति आयोग जो था वो कर दिया गया। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे, जैसे इस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि कल को अगर प्रधानमंत्री जी चेंज हो जाते हैं या कोई भी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहेंगे तो वो ही नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो माने जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार जो होता है वो होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होते हैं, और इनका चुनाव जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का चुनाव जो है वो किया जाता है। ठीक है, और ये जो है प्रथम विधि अधिकारी भी कहे जाते हैं। ठीक है, प्रथम विधि अधिकारी इनको कहा जाता है। महान्यायवादी जो होते हैं इनका चुनाव जो है, एक बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? तो उनका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के अंडर किया जाता है, और ये प्रथम विधि अधिकारी जो है ये होते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का जो एजी होते हैं उनका जो चुनाव है वो राष्ट्रपति के द्वारा 76 आर्टिकल के अंडर किया जाता है, और ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ये और ये इनका काम होता है, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार का इनका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? अब हमने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ लिया था कि भारत के ऐसे कौन से पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए ऐसी महिला कौन थी जिनको कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था। तो वो थी मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा को सबसे पहले जो था नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने बहुत मानव जाति के लिए काम किया था, उसके लिए इनको ये जो था नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में। ठीक है, कब दिया गया था? 1979 में इनको ये प्राइज जो था ये दिया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं। जब संसद का संयुक्त अधिवेशन चल रहा होता है तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, यानी कि स्पीकर के द्वारा। और ये जो है आर्टिकल 108 के अंडर किया जाता है। ठीक है, अधिवेशन जो बुलाया जाता है। और वर्तमान में ओम बिरला जी जो है दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो बन चुके हैं। और ये राष्ट्रपति जो हैं दोनों सदनों की जो 100 आर्टिकल 108 के अंदर जो है वो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो बुला सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अध्यक्षता जो की जाती है वो की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, तो ओम बिरला जी और लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ये दूसरी बार लगातार बने हैं लोकसभा के स्पीकर। और ये राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 108 के अंदर जो है वो संयुक्त बैठक जो है वो बुला सकते हैं दोनों सदनों की। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी कही जाती है। ठीक है, तो इस नदी जो है ये कितने देशों से होकर निकलती है। तो ये भारत और बांग्लादेश से होकर निकलती है। इसका जो उद्गम स्थल है ये हिमालय का गंगोत्री हिमनद जो है वहां से ये नदी जो है वो प्रवाहित होती है। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, वहां से होकर निकलती है ये। ठीक है, तो भारत के बहुत सारे राज्यों से होकर ये गंगा नदी निकलती है, उसके बाद में बांग्लादेश में जाती है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रह्मपुत्र जो है इस नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बहुत सारी जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी कि बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है, जमुना नदी। ठीक है, और तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्सांगपो, ठीक है, त्सांगपो, ठीक है, यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है तिब्बत में इसी नदी को, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग या सिहांग कहा जाता है, वहां पर भी इसका अलग नाम लिया जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और बांग्लादेश की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर इस नदी को जमुना नदी कहा जाता है, तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नेम है, ये आपने याद रख लेने हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग ये नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर को भारत में जो है वो कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है, यानी कि 2 अक्टूबर का दिन जो है ये किस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता है 2 अक्टूबर बहुत जल्दी आने वाली है, तो 2 अक्टूबर जो है ये गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है सबसे पहले तो, और दूसरा ये है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है ये। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और गांधी जयंती जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ये कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति कब बने थे। ठीक है, तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं इनसे रिलेटेड मैं बहुत 2-3 फैक्ट आपको बताऊंगी। ठीक है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, जब भारत देश हमारा आजाद हुआ था तो ये आजाद देश के पहले उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका पूरा नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे 1952 में। ठीक है, 1952 में ये उपराष्ट्रपति बने थे और ये दूसरे राष्ट्रपति बने थे। हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे आजाद देश के, यानी कि आजाद भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके कार्यकाल के बाद जो दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे वो ये बने थे 1962 से 67 तक इन्होंने शासन किया है राष्ट्रपति के रूप में। ये पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और इनका जो जन्म दिवस है 5 सितंबर, उसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, शिक्षक दिवस टीचर डे के रूप में हम इनके जन्मदिन को मनाते हैं 5 सितंबर। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। 5 सितंबर जो है इसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उस टाइम डॉक्टर एस राधाकृष्णन का ही जन्म होता है, जयंती होती है, उसी को हम सेलिब्रेट टीचर डे के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पहले उपराष्ट्रपति थे आजाद भारत के और ये दूसरे राष्ट्रपति बने थे। ठीक है,
तो ये याद रखना है आपने, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, और इनका कार्यकाल भी आपसे पूछा जा सकता है। 1962 से लेकर 67 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएसटी जीके से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि 42वां संवैधानिक संशोधन जो था ये किस वर्ष किया गया था। तो 42वां संवैधानिक संशोधन जो था, सबसे इंपॉर्टेंट ये संशोधन हमारा माना जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये संशोधन माना जाता है। 1976 में ये संशोधन हुआ था। इसको लघु संविधान का नाम भी दिया गया है। इस संशोधन को हम लघु संविधान का नाम भी देते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1972 में 76 में जब 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, और उस टाइम जो था वो भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, इनकी सरकार थी उस टाइम पर। और इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया क्या गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 42वां संवैधानिक संशोधन जो किया गया था संविधान में, जो 42 नंबर की जो अमेंडमेंट थी, उसमें क्या किया गया था, तो उसमें 3 शब्द और जोड़े गए थे। वो 3 शब्द थे, सबसे पहला था समाजवादी, दूसरे नंबर पर था अखंडता, और एक शब्द था धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों वर्ड हैं जो कि हमारे संविधान में ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये जो 3 वर्ड जोड़े गए थे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसीलिए इसको लघु संविधान का नाम भी दिया गया है। 42 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी, इसको लघु संविधान हम कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको कहते हैं। और उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी की सरकार थी भारत में, वो प्रधानमंत्री थी। 1976 में ये जो संवैधानिक संशोधन है ये हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रख लेना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो प्रथम संविधानिक संशोधन जो हुआ था ये 18 जून जो था 1951 में ये हुआ था। 18 जून 1951 में ये हुआ था। इसमें एक अनुसूची जो थी वो जोड़ी गई थी। जो मूल संविधान था उसमें हमारी जो थी वो 8 अनुसूचियां थी। तो ये जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था तो एक अनुसूची जो थी वो अलग से जोड़ी गई थी, जिसको 9वीं अनुसूची हम कहते हैं। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी ये पहले संवैधानिक संशोधन यानी कि 1951 में इसको संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत हम कहते हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है या नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये वर्णित है। बीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये वर्णित है भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है संविधान के भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 जो है उसमें है हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार हमारे हैं कितने, ये आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं। फंडामेंटल राइट्स कितने प्राप्त हैं भारत के हर नागरिक को, तो ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। ठीक है, भाग 3 में है ये, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड है कि किसने फंडामेंटल राइट्स को या किसने मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कह दिया था। तो संविधान की आत्मा कहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है, वो थे। इनके द्वारा तो इसको इन्होंने आर्टिकल 32 को यानी कि जो हमारा लास्ट मौलिक अधिकार है 6 नंबर का, ठीक है, उसको यानी कि उसको इन्होंने कहा था, वो अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको इन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, मौलिक अधिकारों में जो 32 नंबर का जो आर्टिकल है उसको इनके द्वारा जो था वो मौलिक अधिकारों का
की आत्मा, संविधान की आत्मा इनको कहा गया था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन आज की क्लास के हैं। इनको आपने पढ़ लेना है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। इन क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को आप नोट्स में जरूर लिखें और आई होप कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस जो हैं वो कैसी लगती हैं। अगर आप चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।